चलिए बच्चों, हम आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में। मैंने सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के टर्म्स बता दिए थे। अब ये बात करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स मैंने बताया है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसा सकता है? या तो वीक होगा या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आप जानते हैं उसका अल्फा 100% होता है, मतलब वो 100% आपका टूट जाता है। जैसे NaCl आप जितना स्टार्टिंग लीजिएगा NaCl पूरा टूट जाएगा। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो आपका 100% डिसोसिएट हो जाएगा। वीक में क्या होता है? यहाँ पे आपका अल्फा लेस देन 100 होता है, लेस देन 100 से कम होता है। तो इसमें अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस का नंबर ज़्यादा होता है। आयंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका आयंस कम होता है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कम जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन कंडक्टिविटी करेगा? ये इसका आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। चलिए दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ATTARC, अट्रैक्शन। मान लीजिए आपका दो आयंस है, दोनों आयन के बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा जोर से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो उसका अगर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो कम फ्री होगा। कम फ्री होगा तो ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, मतलब उसका मोबिलिटी कम हो जाएगा। मोबिलिटी कम हो जाएगा तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा वो भी कम होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगा तो आपका कंडक्टर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर आपका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दीजिए, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हुआ, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा? मोबिलिटी क्या हो जाएगा? मोबिलिटी कम जाएगा। मोबिलिटी कम जाएगा तो आपका कंडक्टेंस आपका क्या होगा? वो भी आपका कम जाएगा। बस अगर मान लीजिए फिर ये क्या हो जाएगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो जाए तो आपका मोबिलिटी क्या होगा? अब जोर से नहीं पकड़े हुए, आराम से फ्री में मतलब मूव कर सकता है तो मोबिलिटी आपका बढ़ गया। मोबिलिटी बढ़ गया तो यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपको मेनली देखना है जो आयंस है ना वो कितना बन रहा है। अगर आयंस पे डिपेंड करेगा। अगर आयंस कम दोनों बराबर है तो आप फिर मोबिलिटी पर चले जाइए। पहला केस में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें आयंस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा था, वो ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए दोनों में आयंस की क्वांटिटी सेम है, तब आप मोबिलिटी से चले जाइए। चलिए तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज किए, मैंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आयोनिक आयंस प्रेजेंट होंगे वो कुछ टेम्परेचर लेगा, तो वो टेम्परेचर लेके क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा उसका मतलब उसके अंदर मोबिलिटी बढ़ गया। तो जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर दिया आयंस को, तो उस आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब उसके अंदर मोबिलिटी बढ़ गया। मोबिलिटी बढ़ गया तो कंडक्टिविटी भी बढ़ गया, आपका कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस अब क्या हो गया? बढ़ गया। चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होगा? विस्कोसिटी ज़्यादा मतलब वो कम मोबिलिटी होगा। जैसे ग्रीस क्या होता है? मतलब ज़्यादा विस्कोसिटी होता है। लिक्विड आपका जो वाटर है वो कम विस्कस होता है।
तो विस्कोसिटी मतलब वो ज़्यादा गाढ़ापन, मतलब उसके अंदर मोबिलिटी कम होगा। तो यहाँ से आइए आप, अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर दिए तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, वो कम जाएगा। मोबिलिटी कम गया, बस कंडक्टेंस आपको पता चल गया क्या होगा। मोबिलिटी और कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कमा तो ये भी कमा। इसका उल्टा केस, अगर ये कम गया तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा, बस। अब बात कर लेते हैं हम लोग 4 पॉइंट, 5वां पॉइंट पे आते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयन। हाइड्रेशन ऑफ आयन, आयन का हाइड्रेशन करना। हाइड्रेशन मतलब आयंस, जो भी आयंस होगा उसके ऊपर आपका वाटर मोलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ वाटर ऑन आयंस। एसोसिएशन ऑफ वाटर कहाँ पे, ऑन आयंस। जो भी आयंस होगा उसके ऊपर जाके एसोसिएट हो जाएगा, चिपक जाएगा। मान लीजिए कोई एक आयन होगा, ये मान लीजिए कोई आयन है, इसके बाद क्या वाटर मोलिक्यूल्स आके चिपक जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, उस पर आगे जम जाएगा। तो इसका क्या फर्क पड़ता है, तो आप जान लीजिए जो हाइड्रेशन होता है, अगर आप हाइड्रेशन किसी चीज़ का, कोई भी आयन का होता है, तो हाइड्रेशन करने से, आपको हाइड्रेशन किए किसी आयन का, हाइड्रेशन ऑफ आयन करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा, उस आयन का साइज बढ़ जाएगा, रिजल्ट इन इंक्रीज इन साइज, साइज ऑफ आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आयन का साइज बढ़ गया, इसका मतलब उसका मोबिलिटी कम हो जाएगा। अब कोई देख लीजिए, कोई आदमी मोटा आदमी है, बहुत धीरे धीरे चलता है, पतला आदमी मतलब तुरंत से निकल जाएगा। तो यहाँ पे साइज बढ़ गया, तो आयंस का साइज बढ़ना मतलब उसका मोबिलिटी कम होना। साइज बढ़ गया तो मोबिलिटी कम होगा, मोबिलिटी कम हो गया तो कंडक्टेंस बताइए क्या होगा, कम जाएगा, कंडक्टेंस आपका कम गया। एक बात जान लीजिए आप, हाइड्रेशन होता है ना, अगर जिसका साइज छोटा होता है उसके अंदर हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। मैंने क्या बोला, हाइड्रेशन और साइज, हाइड्रेशन और साइज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर जो छोटा आयंस होगा वो ज़्यादा हाइड्रेट होगा और जो बड़ा आयंस होगा वो कम हाइड्रेट होगा। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रेशन के पे लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, ये उधर का है, पहला ग्रुप का ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, प्लस में लेते हैं सब, रुबिडियम प्लस, ये सब आयन। अगर आप इस सब को हाइड्रेट कीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम को, तो सबसे छोटा कौन है, ये है। तो जब इसको आप एक्वस फॉर्म में लाइएगा, Li प्लस एक्वस फॉर्म में आ गया, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आई हुई, Na प्लस हाइड्रेटेड हो गया, फिर K प्लस हाइड्रेटेड हो गया, फिर Rb प्लस आपका हाइड्रेटेड हो गया। तो आप जानते हैं जो नॉर्मल रहता है नीचे आने पे साइज बढ़ता है, तो ये होगा साइज का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब जैसे ही साइज देखिएगा, जिसका साइज छोटा वो हाइड्रेटेड ज़्यादा, तो ये साइज छोटा था, आफ्टर हाइड्रेशन इसका साइज सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लिथियम प्लस एक्वस का, फिर इसका, फिर इसका, इसका। मतलब जो एक्चुअल साइज है ना, एक्चुअल साइज का उल्टा हो जाता है जब आप उसको हाइड्रेट कीजिएगा। तो एक्चुअल में क्या था, सबसे ज़्यादा था रुबिडियम, पोटासियम, सोडियम, लिथियम, लेकिन जैसे आप उसको हाइड्रेट किए तो उसका जो साइज का ऑर्डर था वो रिवर्स हो गया। अब सबसे जो लार्ज साइज का हो गया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। अब मोबिलिटी की बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा साइज कौन है, ये, तो इसका सबसे बड़ा साइज मतलब मोबिलिटी कम, मोबिलिटी का मतलब कंडक्टेंस कम। कंडक्टेंस आपका ऐसा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। चलिए अगला टर्म आपका आ गया डाइल्यूशन, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पे अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा देखेंगे अभी हम। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। जैसे डाइल्यूट करना मतलब कोई भी, मतलब HCl एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट बोल देंगे, तो मैंने उसमें क्या किया, वाटर ऐड किया, कुछ नहीं, उसका मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। डाइल्यूट मतलब
डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो हर टर्म्स के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। पहला टर्म्स आ जाता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का क्या अफेक्ट करेगा आप अगर आप उसको डाइल्यूट करें। तो ये जान लीजिए, अगर आपने डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने के बाद आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट। शॉर्ट में लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों में कंडक्टिविटी यहां भी बढ़ेगी और यहां भी बढ़ेगी, बढ़ेगा दोनों में। लेकिन जो रीजन होता है इसके पीछे ना, वो रीजन चेंज होता है। रीजन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका तो जो आयंस होता है पूरे पूरा डिसोसिएट हो गया, तब क्या फर्क आएगा, जो चेंज आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लाइट पूरे पूरा टूट गया, तो डाइल्यूट कीजिएगा ना, तो डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, आयंस के बीच में जो डिस्टेंस था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ना मतलब उसके बीच में कुछ ना कुछ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन था। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन था तभी वो पास में था। जैसे मैंने डाइल्यूट किया तो इसके अंदर आयंस के पास की जो दूरियां था वो तो धीरे धीरे बढ़ गया। दूरियां बढ़ा मतलब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम गया। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कमा तो मोबिलिटी बढ़ा तो कंडक्टेंस भी बढ़ा। तो यहाँ पे रीजन क्या है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन आपका कम जाता है। रीजन आपका ये है, रीजन कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण क्या है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम जाता है, जिसके कारण आपका कंडक्टिविटी बढ़ता है। इसमें क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पे तो अल्फा आपका 100% होता है, आपको पता ही है। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा आपका लेस देन होगा 100 से, तो लेस होगा 100%, मान लीजिए 10 होगा, 10% 20% कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप डाइल्यूट कीजिएगा ना, तो डाइल्यूट करने के बाद इसका आयंस बढ़ता है। आयंस बढ़े, अब सबके सब तो नहीं टूटा है, कुछ ना कुछ बचा हुआ है जो नहीं टूटा है, तो वो क्या करेगा, जैसे आप डाइल्यूट किए तो इसके अंदर क्या होगा, आपका एक तो आपका नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा और साथ में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन भी कम होता है। इसमें क्या है, आयंस का इंक्रीज होता है, आयंस आपका बढ़ेगा और इंटर आयोनिक अट्रैक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। दो यहाँ पे आयंस के नंबर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे तो आयंस बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सारे के सारे टूट जाते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है आफ्टर डाइल्यूशन, वो आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। चलिए दूसरा टर्म बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी किसे दिखाते हैं, के कप्पा। कप्पा क्या होता था आपका, कप्पा होता था आपका जब आपका दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में L 1 यूनिट होता था, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड आपका 1 यूनिट स्क्वायर रहता था। उस केस में अगर आप वॉल्यूम देखते थे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आता था। तो जो कंडक्टिविटी होता था आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो आयंस आपका कंडक्टिविटी शो करता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयन प्रेजेंट है उसके कारण आपका कंडक्टिविटी शो किया। तो हम क्या कर रहे हैं, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस प्रेजेंट है हम बाहर से उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब आयंस इलेक्ट्रोलाइट नहीं ऐड कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं और आयंस आपको उतना ही है। पहले मान लिया कुछ x आयंस हुआ, x आयन आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में था। अब हम क्या किए, बाद में ये 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहा, मैंने इसमें डाइल्यूट किया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ के कुछ और हो जाएगा, मान लीजिए 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो जाएगा, तो 1 + y हो जाएगा। पहले x था 1 सेंटीमीटर क्यूब में, अब x हो गया 1 + y सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपका आयन देखिएगा पर यूनिट वॉल्यूम तो कम गया ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम कम गया तो आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगा,
यहाँ पे आप अगर आप क्या किए, कंडक्टिविटी कप्पा क्या होगा आपका, कम जाएगा। कमेगा कैसे पता चला, कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज हो जाएगा डाइल्यूशन के बाद। डाइल्यूट कीजिएगा इसको तो इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। कैसे, क्योंकि पहले जो आयंस था, एक्स आयंस था 1 सेंटीमीटर क्यूब में, अब वही आयंस है उससे ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम गया, तो आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी कम गया। इस केस में बढ़ रहा था, इस केस में कम गया। अब आगे चलते हम लोग मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, मैंने बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लेंगे डाइल्यूशन केस में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपका, K इंटू 1000, अभी यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, याद रखिएगा 1000 ऊपर, सेंटीमीटर 1000 नीचे, मीटर में आ जाएगा, 1000 अपॉन m मोरालिटी। इसका क्या होता था, EQ K इंटू, बस सेम था, m की जगह पे n। आप जानते हैं कि जैसे कंडक्टिविटी की अभी केस में मैंने देखा, उसमें डाइल्यूट कर रहे थे तो आपका ये डिक्रीज कर रहा था। तो आफ्टर डाइल्यूशन के डिक्रीज हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी हम बात करते हैं। आप डायरेक्ट देखें के डिक्रीज हुआ, आपने मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज बोल दिया। अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं, K इंटू 1000 अपॉन, ये आपका मोरालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सोल्यूट का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा में ऊपर में। तो आप डाइल्यूट कीजिएगा तो ठीक है, आपका तो ये कम रहा है, ये कम रहा है, साथ में आप वॉल्यूम भी तो इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो आप ये बोलिएगा कि अब को अगर जितना रेट से ये कमा उतना ही रेट से ये बढ़ा, तो दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होता है, जैसे आप अगर डाइल्यूशन करेंगे ना, तो जिस रेट से आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उस रेट से आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होता है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का रेट कम रहता है और वॉल्यूम का इंक्रीज होने का रेट ज़्यादा रहता है। आपका यहाँ पे वॉल्यूम आपका ज़्यादा इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी आपका कम डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल टर्म्स ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओवरऑल ये बढ़ जाएगा। तो आपका ये भी मोलर कंडक्टिविटी आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तो आपका घट रहा है 1000 अपॉन n बाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपका ये टर्म्स क्या है, मोरालिटी आपका क्या होगा, कमेगा। तो न्यूमरेटर कम रहा है, हाँ दोनों कम रहा है, न्यूमरेटर भी कम रहा है, डिनोमिनेटर भी कम रहा है। तो डिनोमिनेटर कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ता है, और न्यूमरेटर कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू घटता है। तो घटेगा कि बढ़ेगा, तो कुछ लोग कहे कि इसमें और इसमें देखा जाए तो ये ज़्यादा डोमिनेट करता है। ज़्यादा डोमिनेट करने का कारण क्या है, आप जो वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा बढ़ने के कारण ये टर्म्स ज़्यादा छोटा होता है, तो आपका ये कम छोटा होता है, तो इसके ओवरऑल वैल्यू ये इंक्रीज कर जाएगा। सेम चीज आपका हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा, के तो आपका डिक्रीज होगा ही, के डिक्रीज होगा, यहां क्या होगा 1000 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आपका फिर से क्या होगा, आपका डाइल्यूट कीजिएगा तो ये आपका कम जाएगा और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए ये ज़्यादा कम होगा इससे ज़्यादा, तो ज़्यादा कम होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ जाएगा, ओवरऑल बढ़ जाएगा, तो आपका क्या आ गया, ये लैम्डा इक्विवेलेंट आपका बढ़ जाएगा। आपने देखा डाइल्यूट कर रहे थे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे थे तो आपने क्या देखा, कंडक्टिविटी किस का, कंडक्टेंस का
जी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, आपका कंडक्टेंस बढ़ रहा था, ये मोलर कंडक्टेंस आपका बढ़ रहा था, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका ये भी बढ़ रहा था। और एक केस आता है सिर्फ कप्पा, वो डिक्रीज होगा। डाइल्यूट कीजिएगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये सब बढ़ेगा, बस एक होगा आपका के, जो आपका कप्पा डिक्रीज होगा, बस ओनली कप्पा विल डिक्रीज आफ्टर डाइल्यूशन। तो चलिए हमने बात किया डाइल्यूशन की, अब बात करते कितना डाइल्यूट करें। अब मान लीजिए डाइल्यूट करते करते मैं इसको इन्फिनिटी, मतलब अब डाइल्यूट करेंगे ना तो इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूट के केस में देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस देखते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बहुत सारा वॉल्यूम, बहुत सारा वॉल्यूम। तो आप यहाँ से अगर आप मोरालिटी की बात करें तो क्या कहता है, सोल्यूट अपॉन मोस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हम यहाँ पे क्या वॉल्यूम बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कौन नंबर है, कोई नंबर ही नहीं है, बहुत बड़ा नंबर। तो जब मैंने वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो यहाँ पे अगर नीचे वाला टर्म्स बहुत लार्ज है, ऊपर वाला टर्म्स बहुत छोटा है, तो ये लगभग आपका जो मोरालिटी है 0 के बराबर आ जाएगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये हो गया। अगर आप मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो कहते हैं के इंटू 1000 अपॉन एम। अब ये टर्म्स बहुत छोटा है, एम लगभग 0 के बराबर है, तो ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में मैक्सिमम होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ से क्या होता है, एक साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट का नाम है डिवाई हक्कल ऑनसैगर। इसने एक इक्वेशन दिया, इसलिए इक्वेशन बोलते हैं। डिवाई हक्कल ऑनसैगर एक साइंटिस्ट है, उसने एक इक्वेशन दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने का, कंडक्टिविटी नहीं मोलर कंडक्टिविटी निकालने का। तो वो इक्वेशन क्या है, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी एम माइनस ए रूट सी। ये क्या है, इस टर्म्स को हम बताते हैं। ये तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी है, ये आपका आता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स है। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी कॉन्सेंट्रेशन C पे है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऊपर C दिखाते हैं। ये जो मोलर कंडक्टिविटी आ गया इस कॉन्सेंट्रेशन पे है। दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम है। ये होता है आपका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी आता है आपका। ये होता है आपका डिवाई हक्कल ऑनसैगर कांस्टेंट, डिवाई हक्कल ऑनसैगर कांस्टेंट आता है आपका। ये तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स आ गया। ये आपका आ गया क्या, मोलर कंडक्टेंस। एट कॉन्सेंट्रेशन C। ये होता है आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दीजिए। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोले तो यही तो था, यहाँ पे ये एम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलिए या एट 0 कॉन्सेंट्रेशन बोलिए। मोलर कंडक्टेंस इसको क्या बोल सकते हैं, एट 0 कॉन्सेंट्रेशन पे आपका मोलर कंडक्टेंस या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, जब आप इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दीजिएगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में अब वो जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो तो फिक्स हो जाएगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो वो जितना बढ़ना था मैक्सिमम हो गया, अब उससे ज़्यादा और नहीं बढ़ सकता है। तो उसको एक और बोलते हैं लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग
फिर आएगा मोलर कंडक्टेंस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे या इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तीन तीन नाम है, कोई भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं, सब एक ही है। अब इसने क्या काम किया डिवाई हकल्स ने, अब इसने एक ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। ग्राफ बनाया उसने, कॉन्सेंट्रेशन को रूट में लेके एक्स एक्सिस पे रखा और मोलर कंडक्टेंस को उसने यहां पे रखा। अब जब उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ खींचा तो एक स्ट्रेट लाइन आया। HCl ले लेते हैं, HCl के उसने ग्राफ खींचा तो एक स्ट्रेट लाइन आया। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो देखिए यहां से धीरे धीरे कम रहा है मोलर कंसेंट्रेशन, तो देखिए ये धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर यहाँ पे आकर क्या होगा, जीरो कंसेंट्रेशन होगा। कंसेंट्रेशन क्या होगा आपका, जीरो होगा। कंसेंट्रेशन जीरो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलिए, ठीक है। कंसेंट्रेशन जीरो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन का यानी ये है। अब उसने क्या काम किया, इस लाइन को थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉट किया, इसको बाहर तक खींचा, थोड़ा एक्सटेंड किया, तो ये देखा कि ये यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस केस यहाँ पे जो आता है आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये आ गया आपका। ये तो आपका किसी कॉन्सेंट्रेशन सी पे आपको मान लीजिए यहाँ पे बोल देगा, तो ये यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा उस केस में आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000/m, ये तो आप जानते ही हैं। तो जब इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में खींचा तो एक स्ट्रेट लाइन आया, कुछ ऐसा आया। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसने देखा एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखा तो उसका कुछ ग्राफ आया, कैसे आता है, कुछ इस टाइप का आता है। अब इसने इसको जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर ले जाने की कोशिश किया इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को। कौन सा ले लीजिए, COOH लीजिए, CH3COOH ले लीजिए, सभी की है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या कॉन्सेंट्रेशन जीरो करने की कोशिश किया वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो ये कुछ समय के बाद जाके ये वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस मतलब λm के पैरेलल होने लगा। तो इनफाइनाइट के केस में ये तो आया ही नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो इसका मतलब डिवाइल-हाकल-ऑनसैगर इक्वेशन आपका सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप इसको किसी भी कंसंट्रेशन पे यूज कर सकते हैं, एट एनी कंसंट्रेशन। डिवाई-हाकल-ऑनसैगर इक्वेशन है आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर सकते हैं और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के तो यहां से निकला नहीं। इसको निकालने के लिए एक नया रूल आता है, फॉलोअर्स लॉ, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला देख लिए हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किया, वॉल्यूम बढ़ते गया, मोलर ये क्या मोरालिटी डीजो के मतलब लगभग में आ गया, तो उस केस में आपका मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। तो एक डिवाइल-हाकल-ऑनसैगर एक साइंटिस्ट है, वो अपना एक इक्वेशन देता है। ये इक्वेशन है λm=λm∞ -a√c, और इसके बीच में उसने जब ग्राफ बनाया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक कर्व आता है जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस में आप क्या है, λm। तो इसके लिए निकालने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।